अगर मैं आपसे कहूं कि गोल्ड की अगली तेजी सिर्फ गोल्ड की कहानी नहीं है, इसके पीछे 3 बड़े ग्लोबल ट्रिगर्ड काम कर रहे हैं। पहला, दुनिया की इकोनॉमी में स्लोडाउन और रिसेशन का डर। दूसरा, ब्रिक्स देशों का डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश में तेजी आना। और तीसरा, ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में गोल्ड की बढ़ती स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो सवाल ये नहीं है कि गोल्ड 2 लाख 5 लाख जाएगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ही बदल रहा है तो आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा, और क्या इस सिचुएशन में गोल्ड को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो आज की वीडियो में इसी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सबसे पहले उस फोरकास्ट की बात करेंगे जिसने गोल्ड को लेकर इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ा दिया। और आपको पता ही है पिछले 2 दिन में तो गोल्ड में आग लग गई। तो देखिए, गोल्ड के बारे में एक बड़ा फोरकास्ट सामने आया है। जेपी मॉर्गन के एक नोट में रेफरेंस दिया गया है जिसमें गोल्ड में करीब 40% राइज का अनुमान बताया गया है। खासकर इस प्रोजेक्शन को सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं, डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स बताया गया है। अब 40% सुनते ही 2 तरह के इन्वेस्टर आते हैं, अरे गोल्ड खरीद लो। दूसरा कहेगा, अरे इतना तो ऊपर तो गया 2 दिन में, अब तो करेक्शन आएगा। लेकिन दोनों रिएक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी एसेट का फ्यूचर सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वो आज कितना महंगा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि उस एसेट की डिमांड क्यों बढ़ रही है। गोल्ड के मामले में डिमांड का एक बड़ा ड्राइवर पता है क्या है? अनसर्टेनिटी। जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन जब रिसेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, करेंसी रिस्क और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की चिंता बढ़ती है तो कैपिटल का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी की तरफ जाता है। यही है गोल्ड की सबसे बड़ी कहानी, जहां पर पहले हम गोल्ड के चार्ट को देखते हैं और तब दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, क्या बड़े ट्रिगर निकल के आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। मैं गोल्ड में ट्रेडिंग CoinDCX में करता हूं और रोज़ यूट्यूब पे रात में 10 बजे लाइव आता हूं, जहां पे क्रिप्टो और गोल्ड सिल्वर के लेवल भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जहां पर ये सबसे पहला पॉइंट था जहां पे कई दिनों से गोल्ड 4120 के आसपास साइडवेज चल रहा था। तो ये पहला पॉइंट था ट्रिगर्ड का, जहां पे हमने कहा था कि भैया ये साइडवेज मूवमेंट है और ब्रेकआउट होगा तो आपको तेज़ी बनेगी। आप प्लीज़ उस लाइव मोमेंट से चेक कर सकते हैं। फिर ये 4200 के ऊपर का ट्रिगर्ड पॉइंट था जहाँ से तेज़ी हुई, और फिर उस 4200 के बाद की जो कहानी है वो अब बनती है 4400 के ऊपर की, 4450 के ऊपर की, जहां पर गोल्ड ने स्टेप बाय स्टेप तेजी दिखाई। और जिसके बारे में ऐसा नहीं है कि जेपी मॉर्गन के नोट के बाद हमने बात की, बल्कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो वहां पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। अब अगर टेक्निकल लेवल पे हम बात करें तो गोल्ड में जो बड़ा ट्रिगर्ड पॉइंट बन रहा है वो 4600 के ऊपर का बन रहा है। तो इस तरीके से 4450, 4400 ये गोल्ड के सपोर्ट लेवल हो गए और 4600 रेसिस्टेंस हो गए। ये कॉमेक्स गोल्ड की बात हो रही है। मैं इसमें ट्रेड इसलिए करता हूं क्योंकि 24/7 है, क्योंकि MCX में ट्रेड करने पर रात में मार्केट बंद हो जाता है, फिर जो आधी रात के बाद मूवमेंट आता है वो हमारी मिस हो जाती है। तो हम इसीलिए यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने से जो MCX में करेंसी का लफड़ा बचता है, जहाँ पे करेंसी के कारण MCX गोल्ड ऊपर नीचे ज़्यादा करता है, बट कॉमेक्स का गोल्ड रियल तेजी मंदी करता है, उसका मुझे पूरा फ़ायदा मिलता है। तो आप अगर CoinDCX में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो जो भी डेली लेवल, चाहे क्रिप्टो के हों, चाहे गोल्ड सिल्वर क्रूड के हों, चाहे US स्टॉक के हों, क्योंकि CoinDCX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। FIU रजिस्टर्ड है, INR में पेमेंट करते हो, INR में पेमेंट लेते हो, और मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर ब्रोकरेज में भी डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारा अभी का कहानी है। अब चलते हैं आगे। तो अब सवाल है कि क्या दुनिया रिसेशन की तरफ आ रही है? तो कुछ अच्छे इन्वेस्टर, इकोनॉमिस्ट का जो व्यू है वो ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में आने वाले टाइम में रिसेशन का रिस्क बढ़ सकता है। कुछ एस्टिमेट तो इतने एग्रेसिव हैं कि अगले साल के मिडिल तक रिसेशन और उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ एक बात समझिएगा, रिसेशन की प्रिडिक्शन और रिसेशन का होना 2 अलग बातें हैं। किसी भी एनालिस्ट की फोरकास्ट को हम गारंटी नहीं मान सकते, लेकिन इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर रिसेशन आता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन में कंपनी की अर्निंग पर प्रेशर आता है, एम्प्लॉयमेंट कमज़ोर होता है, कंजप्शन घटती है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पोस्टपोन हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कम होता है, यानी जो पैसा पहले हाई रिस्क एसेट में जा रहा था वो डिफेंसिव और सेफ में चला जाता है। और यही वो इन्वायरमेंट है जिसमें गोल्ड की डिमांड को सपोर्ट मिलता है। तो ग्लोबल स्लोडाउन हो या अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन कंडीशन, मनी सप्लाई, जियोपॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, वो क्या होती है, रिसेशन में सबसे आगे होती है। अब आती है तीसरी कहानी, ब्रिक्स की करेंसी की। आपने हेडलाइन सुना होगा, ब्रिक्स अपनी करेंसी ला रहा है। अब थोड़ा सावधान रहिए,
क्योंकि ब्रिक्स की फुल्ली ऑपरेशनल कॉमन करेंसी को आज की स्टेब्लिश्ड रियलिटी समझना सही नहीं होगा, लेकिन ब्रिक्स कंट्री के बीच एक बड़ा डिस्कशन जरूर चल रहा है कि क्या आपसी ट्रेड में डॉलर डिपेंडेंसी कम की जा सकती है, और अगर डॉलर के बजाय कोई अल्टरनेटिव पेमेंट या सेटलमेंट आर्किटेक्चर बनाना है तो वो कैसा होगा। तो ये है पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसमें एक ऐसे अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर की बात है जिसमें कमोडिटी बेस्ड सपोर्ट, फास्टर पेमेंट सेटलमेंट और इंफ्रा की कल्पना की गई है। मतलब ये जरूरी नहीं कि कल से नई करेंसी आए, लेकिन अगर ब्रिक्स कंट्री धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें बायलैटरल ट्रेड अपनी करेंसी में हो, तो पेमेंट सेटलमेंट को नया नेटवर्क बनेगा और कमोडिटी को रेफरेंस या बैकिंग मैनेजमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सवाल है कि ब्रिक्स को गोल्ड की अब यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी। अगर कुछ देशों को डॉलर के अल्टरनेटिव में कोई फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाना है तो वो किस पे भरोसा करेंगे। करेंसी की वैल्यू सिर्फ नाम से नहीं बनती है, करेंसी की सबसे बड़ी ताकत है ट्रस्ट। और आज डॉलर के पीछे सिर्फ यूएस करेंसी नहीं है, इसके पीछे है फाइनेंशियल मार्केट, लिक्विडिटी, ग्लोबल ट्रेड, बैंकिंग इंफ्रा और दशकों से बना इंटरनेशनल ट्रस्ट, राइट। यही तो बात होती है और यही आर्गुमेंट है कि मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम का बिग बेस मनी सप्लाई, लिक्विडिटी और ट्रस्ट है, जबकि डॉलर गोल्ड बेस्ड करेंसी भी नहीं है। मान लीजिए ब्रिक्स कंट्री एक अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, उनके सामने चैलेंज होगा, दुनिया पर हम भरोसा क्यों करें। तो यहाँ पर किसकी एंट्री होगी, गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड किसी एक सरकार का प्रॉमिस नहीं है, गोल्ड की वैल्यू किसी एक कंट्री के बैंक बैलेंस शीट पर डिपेंडेंट नहीं करती। तो इस वजह से गोल्ड का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट का जो वैल्यू है वो अपने आप में अलग है, राइट है, सही है। लेकिन क्या ब्रिक्स करेंसी मतलब गोल्ड बैक करेंसी? जरूरी नहीं है। अब ये फ़र्क आपको समझना होगा। ब्रिक्स की कोई फ्यूचर करेंसी या सेटलमेंट सिस्टम अगर कमोडिटी लिंक्ड होता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं कि हर यूनिट करेंसी के पीछे उतने ही रुपए का गोल्ड रखे। तो अब समझिएगा, गोल्ड और कमोडिटी की संभावित जो स्ट्रैटेजिक भूमिका है, इसे एक फाइनलाइज्ड गोल्ड बेक करेंसी के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि जो ये स्टोरी है इसको समझने के लिए हेडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन, कि कौन से देश आएंगे, सेटलमेंट कैसे होगा, करेंसी कौन इशू करेगा, रिजर्व कौन रखेगा, एक्सचेंज रेट कौन तय करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, बाकी दुनिया इस सिस्टम पर भरोसा करेगी क्या, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसी नहीं है क्या, नहीं है ना। सबके अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। और क्या ये ओवरनाइट रिवॉल्यूशन है? नहीं, ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी धीरे धीरे गोल्ड लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट होगा। अब डॉलर को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की डेट में डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, जब कंट्री को सैंक्शन या फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन का रिस्क दिखता है, तो नेचुरली वे अल्टरनेटिव जो अरेंजमेंट है उनकी तरफ सोचते हैं। यही वजह है कि कुछ कंट्रीज अपने रिजर्व और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश में लग चुके हैं और लगे हुए हैं। और इस डाइवर्सिफिकेशन में गोल्ड का रोल आ रहा है, क्योंकि गोल्ड को आप किसी दूसरे देश की करेंसी की तरह यूज़ नहीं करते। इसलिए अगर कोई कंट्री अपने रिजर्व पोर्टफोलियो में डॉलर का कंसंट्रेशन कम करना चाहती है तो गोल्ड एक नेचुरल अल्टरनेटिव रिजर्व एसेट बन सकता है। और अगर सेंट्रल बैंक की गोल्ड डिमांड मजबूत रहती है तो ये गोल्ड प्राइस के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनता है। अब कहोगे इंडिया यहाँ क्या खड़ा है, तो भैया इंडिया क्या ग्लोबल इकोनॉमी से अलग है? नहीं अलग है ना। अगर ग्लोबल ग्रोथ कमज़ोर होती है तो इम्पैक्ट क्या हमारे एक्सपोर्ट पर, हमारे कैपिटल फ्लो पर, कमोडिटी प्राइस पर, कॉर्पोरेट अर्निंग पे नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए भी स्लो डाउन का रिस्क आएगा और काफ़ी कमज़ोर ग्रोथ सिनारियो की पॉसिबिलिटी भी आ सकती है। लेकिन इसका मतलब क्या इंडिया क्रैश करेगा? नहीं, गलत नहीं। इंडिया जो है ना, इंडिया की इकोनॉमी वो डोमेस्टिक बेस पे चलती है और डोमेस्टिक ड्राइवर है, लेकिन ग्लोबल स्लो डाउन का इम्पैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। और जब अनसर्टिनिटी बढ़ती है तो इंडियन इन्वेस्टर भी एसेट एलोकेशन करते हैं, वहाँ पर सिर्फ इक्विटी नहीं गोल्ड आता है। तो यानी गोल्ड घूम फिर के सबके पास आ रहा है। तो अब सवाल है कि गोल्ड क्या अभी खरीदना चाहिए? तो मेरे नज़र में है कि देखिए, मैं जब $4000 का लो बना था, यूट्यूब मेंबरशिप में भी मैंने बात की थी। अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, हर सैटरडे एक वीडियो आती है जहाँ पर मैंने कहा था $3700 के नीचे मुझे जाना लगता नहीं है। और $4000 $39-47 के पास अटका था। और नीचे में क्या होता है ना, स्मार्ट मनी ही खरीदते हैं। जब साइडवेज होता है तो आप नहीं खरीदते, स्मार्ट मनी खरीदता है, वो एक बार में नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे बोर कर देगा मार्केट को और तब खरीदता है। तो वहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया, जब देसी भाषा में ऐसे समझो कि गोल्ड जब हाई गया, हाई का सेंस क्या है, जब
$5600 के लमसम गया, सबको खरीदना था, राइट। और जब $4000 आया किसी को नहीं खरीदना था, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब $4000 आया, यानी अभी जो भी चल रहा है, ये एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट होता है SIP के नज़रिए से, राइट, जहाँ पे हम 5 साल का विजन समझते हैं और ₹100 में स्टडी कहती है कि ₹20 हमारा बुलियन में होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर को बांट के। तो दिस इज़ द वे जहाँ पे हम गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग के एंगल से CoinDCX में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैं क्यों करता हूँ, बताया कि मैं रात का कोई मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। आप मिस करते हो, हम यहाँ मिस नहीं करते, क्योंकि 11:30 बजे रात में MCX बंद हो जाता है। ऊपर से MCX में करेंसी की मार पड़ती है अलग, जहाँ पे कई बार अगर आपने देखा हो तो COMEX गोल्ड ऊपर जा रहा है और आपका MCX गोल्ड नीचे आ गया ड्यू टू करेंसी। और कई बार आपने देखा होगा COMEX गोल्ड नीचे आ रहा है बट MCX गोल्ड ऊपर चल गया ड्यू टू करेंसी, तो आपकी पूरी लॉजिक फेल हो जाती है। तो वहाँ पर ये सेटल टोन में सही तरीके से प्योर टेक्निकल बेस पे काम करता है। तो चाहे ट्रेडिंग का एंगल हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का एंगल हो, हर एंगल से मुझे ये सही लगता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक आप अकाउंट ओपन कर लें, जहाँ पे मुझे लगता है कि भैया गोल्ड की कहानी तो शुरू हुई है। जो शुरू होने में $5600 गया था वो भी एक अच्छी कहानी थी, प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। जो $5600 के पास भी हमने कहा था कि भैया हर चीज़ की एक गति होती है, कोई चीज़ छप्पर फाड़ के भगवान से मुलाकात करने को नहीं जाएगी। तो करेक्शन का पार्ट भी होता है, वो भी करेक्शन का पार्ट देखा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये वापस से कोई भी चीज़ लगातार ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इस पूरे नरेशन में आया स्लो काम करती है, राइट। तो सेम स्लो चीज़ें आपको आगे दिखेंगी। बस आपका पॉइंट होना चाहिए कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। ना मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ना मैं बाय सेल रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं बस सिखाने की कोशिश करता कि ये देखो अगर रुका है तो स्मार्ट मनी है, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस की कहानी है। इंटरनेशनली माइक्रो मैक्रो क्या हो रहा है इसको समझने की बात कीजिए। और ये ग्लोबल रिसेशन जैसी बातें, ये तुरंत जैसे मैंने स्क्रिप्ट में भी आपको सिखाने की कोशिश की कि पैनिक में मत आओ, कोई भी बाय सेल मत करो, बल्कि हर लोगों का अपना व्यू और स्टांस होता है बात करने का। बस हमें स्मार्ट मनी की तरह सोचना है, ठीक है। स्मार्ट मनी ये रिसेशन फिसेशन इसमें नहीं जाते, बस चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आपको आगे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें पर नज़र रखना होगा: गोल्ड की बढ़ती इंपॉर्टेंस, डॉलर डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी, जो आने वाले महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। और CoinDCX से आप इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, जिससे हम सारी सर्विसेज और फैसिलिटी आपकी शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।